हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दे वर वेरी स्मार्ट। उन्हें पता था कि विद चेंजिंग नीड्स एंड विद चेंजिंग टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने दोनों फीचर्स रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सके, बट गवर्नमेंट इसका फायदा ना उठाए। इसलिए उन्होंने रिजिडिटी भी रखी, इसका प्रोसीजर टफ बनाया कि हर चीज पे भी अमेंडमेंट नहीं की जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो गिव अवे ना कर दिया जाए अमेंडमेंट्स के थ्रू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों जरूरी है ये हमने देखा अभी कि टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ टाइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी विच इज अ यूनिटरी फीचर स्टेट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। रिजिडिटी विच इज अ फेडरल फीचर ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड बेशक किया जा सकता हो, बट द प्रोसीजर इज नॉट easy to amend it. Article 368 Part 20 of the Constitution basically Parliament को powers देता है to amend the Constitution and its procedure. Parliament which is a legislative organ, Parliament addition कर सकता है किसी भी provision of Constitution में, variation ला सकता है and it can repeal or cut down any provision of the Constitution. केशवानंद भारती केस जो कि एक लैंडमार्क केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, 1973 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट क्या रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकती है। हु इंट्रोड्यूसेस इट? either a minister or a private member. No need for prior permission of president for constitutional amendment. ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस यूपीएससी बना के पूछ चुकी है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है इट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस सेपरेटली ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये बिल पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन केस देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कोई भी प्रोविजन, अगर कोई भी बिल ऐसा आता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करना चाहता है, फेडरल फीचर्स को अमेंड करना चाहता है, तो पार्लियामेंट के साथ साथ रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी करना पड़ेगा। कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है स्टेट्स पे इस चीज के लिए अपना कंसेंट देने के लिए, बट इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली गिव असेंट, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हाँ बोल सकता है, ओनली गिव असेंट। ही कैन नॉट विदहोल्ड हिज असेंट, कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। कोई भी वीटो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इट मेड इट ऑब्लिगेटरी, मतलब एक कंडीशनल नहीं है ये, इट मेड इट एन ऑब्लिगेशन ऑन प्रेसिडेंट कि आपको असेंट ही देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, हाँ ही बोलनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते हैं उसको। देखें कुछ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तीन तरीके की अमेंडमेंट देखने को मिलती है हमें इसमें। फर्स्ट अमेंडमेंट इज जो पार्लियामेंट करता है बाय सिंपल मेजोरिटी, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। सेकंड, पार्लियामेंट जो करता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। थर्ड इज पार्लियामेंट जो करता है वाया स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दिस आल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 368। सिर्फ सिंपल मेजोरिटी वाला प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंडर कवर नहीं होता। देखते हैं पहला प्रोविजन, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी बेसिकली मींस मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बेसिकली 50% से ऊपर वोट्स अगर किसी बिल पे पड़ जाते हैं, जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है ईच हाउस में, तो उसे सिंपल मेजोरिटी कंसिडर किया जाता है। प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, कुछ ये लिस्ट है प्रोविजंस की जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। दैट इज
एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो आर्टिकल 2 में है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स आर्टिकल 3 के अंदर, अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, सेकंड शेड्यूल जो कि एमोल्यूमेंट अलाउंसेस कवर करता है काफी सारी पोजीशंस के, कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज, rules of procedures in parliament, privileges of parliament members and committees, use of English language in parliament, number of puisine judges in supreme court मतलब higher rank के judges, conferment of more jurisdiction on supreme court, use of official languages, citizenship में acquisition and loss, elections to parliament and state legislature, चाहे delimitation of constituencies हो, union territories, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो कि ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। सेकंड हम देखते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 368 के अंडर आता है। अब ये समझते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी इज बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस रिगार्डलेस कि कोई भी वैकेंसी हो या कोई एब्सेंट हो उस हाउस में, तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस में, फॉर एग्जांपल अगर 545 मेंबर्स लोकसभा में है तो उसका हाफ 50% प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी काफी डिफिकल्ट होती है टू अचीव एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए ही इसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, नेशनल इमरजेंसी हो गई, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी एंड ऑल दोस प्रोविजंस दैट आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। तो ये सारे प्रोविजंस कवर होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से। बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान भी नहीं है। बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए डाला जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स दैट इज रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहता है विच इज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए उसको रैटिफाई करवाना पड़ेगा वो बिल हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट्स टू गिव देयर कंसेंट टू सच बिल्स। कोई भी प्रोविजन फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है उसको अमेंड करना है तो रैटिफाई करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट से, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, distribution of legislative powers between union and states, goods and services tax council, seventh schedule list, representation of state in parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure, article 368 itself वो भी इसके अंदर आता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी कंसेंट उनका रैटिफाई उनसे करवाना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट इट कंप्लीटली। ठीक है, देयर इज अ एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ अमेंडमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट कर सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन में, दैट टू वाया रेजोल्यूशन। क्या चीज के लिए? रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। स्टेट सिर्फ इसे इनिशिएट कर सकता है पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए वाया अ रेजोल्यूशन, कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक रेजोल्यूशन के थ्रू पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे स्टेट में या तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए या उसे अबॉलिश कर दीजिए। पार्लियामेंट इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर चाहे तो वो कोई भी एक्शन ना भी ले इस पे, तो देयर इज नथिंग स्टेट कैन डू रिगार्डिंग इट। कुछ थिंकर्स है जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी जो कि पूछी जा सकती है। केसी वियरे सेड constitutional amendment strikes a good balance between flexibility and rigidity. Jawaharlal Nehru, who was the first prime minister of the country, said कि while we want this constitution to be solid and permanent, there is no permanence in the constitution. There should be certain flexibility. यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का टॉपिक खत्म हो गया है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with ratification of legislatures not less than one half of the states? ठीक है, तो election of president it covers it, representation of state in parliament also covers it, list in 7th schedule covers it, abolition of state legislative council in a state,
दिस इज नॉट कवर्ड बाय दिस प्रोविजन। तो 4 कैंसल आउट होते ही 3 ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, तो एलिमिनेशन से ए इज योर आंसर। अभी हमने ऊपर सारी लिस्ट देखी ही थी कि कौन से प्रोविजंस होते हैं जो किस तरीके से अमेंड हो सकते हैं, हर किसी प्रोविजन के लिए अलग टाइप ऑफ मेजोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, तो आंसर इज 1 एंड 2 डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन लोकसभा ओनली। ये गलत है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी इनिशिएट हो सकती है, तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the constitution, amendment all needs to be ratified by legislature of all states। ये भी गलत है। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स से ratify होना चाहिए, all legislatures से नहीं, तो आंसर विल बी डी, नाइदर 1 and 2। Consider the following statements. A bill amending constitution requires a prior recommendation of president of India। ये हमने ऊपर ही देखा था फैक्ट्स में कि इट डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, और प्रेसिडेंट तो इस बिल को सिर्फ असेंट दे सकता है। तो 1 के कैंसिल होते ही वी गॉट आवर आंसर, दैट इज बी, 2 and 3 ओनली। बिना पढ़े हमें इसका आंसर मिल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है। Winner which of the following constitutional amendment acts, 4 languages were added to the list under 8th schedule, thereby raising their number to 22। ठीक है। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करी थी 4 लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस थी? वो थी बोडो, मैथिली, संथली एंड डोगरी। दिस वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 18 से लैंग्वेजेस हो गई थी ऑफिशियल 22। Which of the following constitutional amendment states that total number of ministers, including the PM, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total numbers of members of House। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है नहीं, बट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड इट। आगे पार्लियामेंट वाले टॉपिक्स में, प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक्स में ये क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statement. The Constitution of India has 20 parts. This is wrong. 25 parts है presently in the Constitution of India. There are 390 articles in all. नहीं, 448 plus articles हैं Constitution में इस टाइम पे, तो these both statements are wrong. 9th, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution by Constitutional Amendment Act. True. 10th schedule जो है वो एंटी डिफेक्शन से डील करता है, एंड इट वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 11th शेड्यूल जो है वो डील करता है पंचायत से, एंड इट वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 12th शेड्यूल डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से, एंड इट वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर इज 3 ओनली, दैट इज सी। 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, एंड 9th शेड्यूल में क्या प्रोविजंस होते हैं, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैंने अपने शेड्यूल्स वाले लेक्चर में वो कवर किया था। एंड यहाँ हमारा लेक्चर हो जाता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों की तैयारी ऐसे ही इन रिविजन लेक्चर्स के थ्रू अच्छी चले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।